नमस्कार दोस्तों, नवो एकेडमी एक बार फिर से खनिज और शक्ति संसाधन वाले अध्याय को आगे बढ़ा रहा है। मैं हूं गुमान सिंह और आप हैं मेरे साथ। क्लास 8 के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन। अब हम अलग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिनके उपयोग के बाद में आपको ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, पावर रिलीज होती है। जैसे मान लीजिए आपको खाना पकाना है, आपने कोयले का इस्तेमाल कर लिया, एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर लिया, तो आपको कार चलानी है, आपने पेट्रोल का यूज किया, तो ये सारे क्या है? ये सारे वो संसाधन है जिनसे आपको ऊर्जा मिल रही है और आपका काम हो रहा है। तो ये सारे संसाधन हमें काफी हेल्प करते हैं। अब इसमें किस किस में हेल्प करते हैं देखिए। शक्ति संसाधन वे संसाधन है जिसके उपयोग के बाद में आपको या तो ऊर्जा मिलेगी या फिर शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, है ना। अब उपयोग किस किस में होता है देखिए। सबसे पहला उपयोग होता है इसका खेती के अंदर, कृषि में। कृषि के बाद में दूसरा हम उद्योग में, इंडस्ट्री के अंदर, परिवहन। आप जानते हैं ये सारे जितने भी यातायात के संसाधन हैं उसके अंदर हम जिन वस्तुओं का, जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनसे सारे हमें शक्ति मिलती है, पावर्स में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या और भी कोई हो। तो ये सारी जो गतिविधियां है हमारी, ये इनके ऊपर आधारित। जैसे कि संचार है, कम्युनिकेशन, आपकी प्रतिरक्षा है, जितने भी आपके आयुध है। आयुध का मतलब जो हमारी सेनाएं इस्तेमाल करती है प्रतिरक्षा के अंदर, हथियार, बम बारूद वगैरह, ये सारे। तो ये सारे जो है पावर रिसोर्सेज की देन है, शक्ति संसाधनों की। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब शक्ति संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा हम विस्तारित रूप में यहां पर देखेंगे। तो ये देखिए, जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन, जिसको आप पावर रिसोर्सेज कहते हैं, उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो है आपके परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन, और दूसरे है आपके गैर परंपरागत, जो आपने पहले चैप्टर में डिस्कस किए थे थोड़े बहुत। अभी हम इनको थोड़ा विस्तारित रूप में देखेंगे। जो परंपरागत हैं उनको आप रीन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और गैर परंपरागत है, उनको हम रीन्यू कर सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज। परंपरागत को आप कन्वेंशनल भी कह सकते हैं, इसको नॉन कन्वेंशनल भी कहेंगे। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई जो ऊर्जा संसाधन है या जो शक्ति संसाधन है, उनको मोटे तौर पर हमने दो भागों में बांटा है। पहला परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। ये हमने देखा था कि इनका उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में कर रहे हैं। मोटे तौर पर हमने इसकी शुरुआत में इन बिंदुओं से की है, फिर इसको दो भागों में बांटा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो परंपरागत संसाधन है उनकी विशेषताएं क्या है। यहां से देखते हैं। सबसे पहले परंपरागत संसाधन, मैं परंपरागत लिखूंगा, सिर्फ आप इसको समझ लेना है। एक तो ये लंबे समय से हम इसको उपयोग में ला रहे हैं। ये संसाधन, ये मतलब परंपरागत, लंबे समय से, जिसको आप परंपरा भी कह सकते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है। ये संसाधन लंबे समय से मतलब परंपरा से उपयोग में लाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले इसकी विशेषता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है
कि परंपरागत संसाधनों की क्या क्या विशेषताएं है। तो सबसे पहले कि ये संसाधन लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। दूसरी बात है इनके भंडार असीमित हैं, खत्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मर्जी हो जितना इस्तेमाल करो खत्म नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। इनके भंडार असीमित हैं, इनको बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। समय लगता है, ये इनकी तीसरी विशेषता है। इनको आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला है, आपने जमीन में से निकाल दिया, इसको 2 टन कोयला निकाला, उसको यूज कर लिया, वो 2 टन कोयला तो गया, उसको वापस जमीन में बनने में हजारों साल लग जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनको एक ही बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, बार बार नहीं। तो बार बार उपयोग में नहीं लाए जा सकते, बार बार उपयोग में नहीं लाए जा सकते। कौन? परंपरागत संसाधन एक ही बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। परंपरागत संसाधन लिख ही देता हूं, चलो मैं, थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न आता है परंपरागत संसाधनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको चारों लिखनी है, आंख मीच करके इसको याद कर लेना। बिल्कुल लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं, भंडार असीमित हैं, बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है, बार बार उपयोग में नहीं लाए जा सकते। ये हमने इस टॉपिक की शुरुआत कर दी शक्ति संसाधनों की। संसाधन किस किस में यूज हो रहे हैं, 2 मोटे तौर पे जो प्रकार हैं, और पहला परंपरागत संसाधन शुरू किया हमने, इसकी विशेषताएं हमने देख ली। नोट कीजिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाते हुए हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के प्रकार समझते हैं। इसको भी मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ईंधन, जो सामान्य ईंधन है, जिसमें जलाऊ लकड़ी को हम ले सकते हैं, जिसका उपयोग हम खाना पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ईंधन जिसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने, ये परंपरागत है क्योंकि परंपरा से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जलाऊ लकड़ी है, ठीक है ना, और जो ग्रामीण जनता है, अभी भी 50% ग्रामीण जनता इसका उपयोग करती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ग्रामीणों द्वारा 50% ऊर्जा इसी माध्यम से प्राप्त की जाती है अभी भी। हालांकि स्थिति में काफी सुधार आया है, लेकिन फिर भी आंकड़े ये बताते हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन अभी भी गांव के अंदर जो है मुख्य आधार है लोगों का। खैर छोड़िए इसको, फिर हम दूसरी बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। इसी में परंपरागत में देखिए, अवसादी चट्टानें जब हमने पढ़ी थी 7th क्लास के अंदर, तो हमने देखा था कि जो जीवाश्म होते हैं वो उन चट्टानों के अंदर होते हैं, और ताप और दाब के कारण धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ईंधन का रूप ले लेते हैं, जीवाश्म ईंधन। अब इनका निर्माण कैसे होता है? तो सालों साल पहले, बहुत वर्षों पहले, जो पौधे हैं या जंतुओं के जो अवशेष जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो ताप और दाब के कारण समय के साथ वो ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। लिखते हैं इसको कि पौधों और जानवरों के अवशेष, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। पौधों और, वास्तव में जीवाश्म ईंधन क्या है? पौधों और जानवरों के अवशेष है, फॉसिल्स हैं ये ना। जीवाश्म ईंधन आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये फॉसिल्स, जीवाश्म, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक जमीन में दबे रहने, अवशेष जो लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे रहते हैं। समझना इसको, जमीन में
दबे रहने के कारण किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ईंधन के अंदर। किस कारण से? ताप और दाब के कारण। जमीन में दबे रहने पर, यह इंपॉर्टेंट है, ताप व दाब के कारण। ताप व दाब के कारण ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं और उसको जीवाश्म ईंधन नाम दिया है। कारण जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। कौन बदलते हैं? पौधे तथा जानवरों के अवशेष। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन की कई बार परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। जीवाश्म ईंधन क्या है? कि ये पौधे और जानवरों के अवशेष हैं जो लाखों वर्षों तक जमीन में दबे रहते हैं और किस कारण से? ताप और दाब के कारण ये जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। बहुत जरूरी है याद रखना। अब इसमें हम किस किस को लेते हैं? जीवाश्म ईंधन में किस किस का नाम लिया जाता है? जैसे कि कोयला हम सभी यूज करते हैं, वो वास्तव में जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके उदाहरण लिख लीजिए आप। कोयला, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये हो गई आपके जीवाश्म ईंधन की परिभाषा और उसके 3 प्रकार। ऊपर था ईंधन, फिर हो गया जीवाश्म ईंधन, हम पढ़ रहे हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है जो है कोयला, जिसको आप कोल भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन। समझना है आपको इसको। कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और जरूरतें पूरी होती हैं। कोयला 4 प्रकार का है। देखो थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि इसमें नहीं दिया लेकिन फिर भी। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। ये 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट को अच्छा माना गया है। फिर अब कोयला अच्छा और खराब कैसे होता है? जो कोयला ज्यादा धुआं देता है और ऊष्मा कम देता है वो निम्न क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, गुणवत्ता उसकी अच्छी नहीं। लेकिन जो कम धुआं देता है, ऊष्मा ज्यादा देता है ना। तो ये 4 प्रकार हैं कोयलों के। अब हम कोयलों का जो इस्तेमाल है वो किन किन कार्यों में करते हैं? सबसे पहले तो घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग देखिए। आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अभी थोड़ा कम हो गया लेकिन फिर भी होता है, पहले काफी होता था। तो घरेलू ईंधन के रूप में। उसके बाद में बहुत सारे जो उद्योग हैं, उद्योगों में इंडस्ट्रीज हैं, वो कोयले के बिना नहीं चल सकती हैं। खास करके जो लोहा इस्पात जैसे उद्योग है ना, एग्जाम्पल ले लिया हमने लोहा इस्पात जैसे, है ना, लोहा इस्पात और आदि लिख दिया मैंने। घर में, उद्योगों में फिर तो कोई बाकी रहा ही नहीं। वाष्प इंजन के अंदर, वाष्प इंजन कोयले के बिना काम नहीं करेगा। वाष्प इंजन के बाद में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, विद्युत उत्पन्न करने में, विद्युत उत्पन्न करने में इसका इस्तेमाल होता है। विद्युत उत्पन्न करने में कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले से जो हम विद्युत उत्पन्न करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल पावर या तापीय ऊर्जा। याद रखना, कई बार प्रश्न आता है। कोयले से जिस विद्युत को उत्पन्न किया जाता है उसको हम थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला हमें ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, लेकिन जमीन के अंदर दबा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है अंतर्हित धूप। जो कोयला है ना,
इसको क्या नाम दिया गया है? अंतर्हित धूप। ऐसी धूप जो अंदर मौजूद है, जमीन के अंदर। अंतर्हित धूप, कई बार प्रश्न आता है। अंतर्हित धूप से आप क्या समझते हैं? अंतर्हित धूप का जो शब्द है वो कौन से रिसोर्सेज के लिए उपलब्ध या यूज किया जाता है? कोयले के लिए। फिर कोयले से ये है तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर के अंदर यूज होता है। ये कोयले के प्रकार हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। हालांकि ये पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी आपको याद रखना, आप साइंस में पढ़ते होंगे कोयले के चारों प्रकार। कोयले का उपयोग कहां कहां होता है? घरेलू ईंधन में, उद्योगों में, वाष्प इंजन में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और वही मैंने आपको बताया थर्मल पावर। अब हम आते हैं कि ये मिलता कहां कहां है भारत के अंदर। जब इस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी तो धनबाद से की थी, जो कोयले के लिए ही जाना जाता है। तो झारखंड के अंदर है वो, तो उसके साथ में दो नाम और याद रखना है आपको, झरिया और बोकारो। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पर ध्यान दीजिए, धनबाद, झरिया और बोकारो, ये तीनों तो है झारखंड में, तीनों है झारखंड में, ध्यान रखना आप, धनबाद, झरिया और बोकारो। इसके अलावा एक है आपके रानीगंज में, पश्चिम बंगाल, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको क्षेत्र ध्यान रखने हैं, दोनों भारत में स्थिति। बाकी तो चाइना के अंदर, अमेरिका में, जर्मनी में, मैंने आपको बताया था पहले जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, रूस, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, आप लिखते रहिए ना। ये जो देश है जो कोयले के अंदर अपना वर्चस्व रखते हैं। कौन कौन से ग्रह में देखो, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, इनके नाम जरूर लिखें। लेकिन भारत के अंदर जो मैंने बताया आपको, 3 झारखंड के हैं और एक है आपके पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और आपके लिए मैं काम दे रहा हूं, आप लोकेशन मैप में इसकी पता करेंगे, एटलस की हेल्प लेंगे, एटलस में खनिजों वाला जो मैप है उसको देखेंगे और इनकी लोकेशन पता करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था कोयले का, जो हमने अभी पूरा किया। अभी इसमें देखो हमने क्या, ईंधन के बाद में जीवाश्म ईंधन, दोनों के बारे में पता किया। जीवाश्म ईंधन में भी 3 एग्जाम्पल लिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और सबसे पहले स्टार्टिंग की हमने कोयले से, थर्मल पावर, अंतर्हित धूप, 4 प्रकार, ये इसके उपयोग हैं और ये इनके मिलने वाले स्थान हैं, कोयला पूरा। अब लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। कोयले के बाद में अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम या पेट्रोलियम पदार्थ की। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले इसकी शब्द उत्पत्ति को देख लेते हैं। पेट्रोलियम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पेट्रा और ओलियम से बना है। देखिए कैसे, ये पेट्रोलियम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों का मेल है। लैटिन शब्द कौन कौन से? एक तो पेट्रा, पेट्रा जिसका मतलब होता है शेल, शेल का मतलब समझते हैं ना आप, चट्टान। और ओलियम, पेट्रा और ओलियम। ओलियम का मतलब होता है तेल। इसका मतलब पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया? पेट्रोलियम का मतलब हो गया शेल तेल, चट्टानों का तेल। ये होता है इसकी शब्द उत्पत्ति कि पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है। अब आपने पेट्रोलियम से इसका अभिप्राय सिर्फ पेट्रोल से ही नहीं लेना है। जब पेट्रोलियम जमीन से अंदर से निकलता है, जमीन के अंदर से, तो वो गाढ़ा काला द्रव होता है। जो गाढ़ा काला द्रव होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली होती है। क्या क्या मिली होती है? देखिए पेट्रोलियम, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले अगर मैं नाम लूं पेट्रोल का, डीजल, केरोसिन जिसको आप मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन, आपके मोम, स्नेहक तेल, और सबसे लास्ट में जो बचता है जिसको आप डामर या कोड़ताल कहते हैं, जो सड़कें बनाने के लिए काम होता है, ये कचरा है इसका पूरा सबका, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें इस पेट्रोलियम के अंदर जब वो जमीन में से निकलता है तो मिली हुई होती हैं, जो गाढ़े काले द्रव के रूप में होता है।
चिपचिपा गाढ़ा काला द्रव होता है। तो ये जो सारी चीजें हमें किस रूप में मिलती हैं, गाढ़े काले द्रव में। फिर इसको क्या शुद्ध किया जाता है और अलग अलग चीजें सब इसको सेपरेट की जाती हैं। ये जो गाढ़ा काला द्रव है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें मिली होती है, इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, जो जमीन में से निकलता है। और ये इतना महंगा होता है, इसलिए इसको कहा है काला सोना। पेट्रोलियम तथा इसके जितने भी उत्पाद हैं, इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। पुराने जमाने में जो काली मिर्च है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत से जो व्यापार होता था उसमें काली मिर्च का बहुत ज्यादा योगदान रहता था, तो उसको काला सोना कहते थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। पेट्रोलियम और उससे बने हुए जो उत्पाद हैं उसको कहा जाता है काला सोना। तो काला सोना के नाम से कौन जाने जाते हैं, पेट्रोलियम तथा इसके जितने भी उत्पाद है, जिसके पहले हमने नाम लिए हैं, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं जमीन में से जो बाहर निकालने के बाद में शुद्ध किए जाते हैं, ये सारा काला सोना है। और ये जो पेट्रोलियम है वो कहां पाए जाते हैं, परतों के मध्य, शैलों की परतों के मध्य। एक और इंटरेस्टिंग बात है, शैलों का जो अध्ययन किया जाता है ना, चट्टानों के अध्ययन करने का जो साइंस है, जो ब्रांच है, उसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। याद रखना, पेट्रोलॉजी क्या है, चट्टानों का अध्ययन, शैलों का, स्टडी ऑफ रॉक्स, उसको क्या कहेंगे, पेट्रोलॉजी। कई बार मुझे एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, तो फिर मुझे याद है ये ना। तो आप इसे समझ सकते हैं कि शैलों के मध्य, शैलों को तोड़ करके उसके बीच में से तेल निकाला जाता है। काफी मुश्किल काम है, लेकिन साइंस ने सब कुछ इजी कर दिया, ऐसा लगता है। अब भारत के अंदर ये कहां का है, मुख्य रूप से देखिए, एक तो डिगबोई असम में, भारत में एक तो डिगबोई में है ना, नाम सुना होगा आपने, और मैप में इसका पता करना आपके लिए काम दे रहा हूं मैं। एक तो भारत के अंदर डिगबोई असम, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई, तटीय क्षेत्र है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, और कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा व गोदावरी डेल्टा, नदी डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टाई क्षेत्र भी लिख सकते हैं। यहां पर यह पेट्रोलियम पदार्थ भारत में निकाला जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेल उत्पादक है, उनकी अर्थव्यवस्था तेल पे ही चलती है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, ओपेक करके एक संगठन है ना, जो कि तेल को ही एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पे ही चलती है और वो बहुत साधन संपन्न है। लेकिन भारत में बहुत कम जगह है जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, महंगा है, काला सोना कहा जाता है। बहुत सारे उत्पाद इसमें से निकलते हैं, वो हमने देखा है, गाढ़े काले द्रव के रूप में, लेटिन शब्द से निकला है। ये सारी चीजें आपको पता रखनी है, आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। शेल तेल है ना, शैलों के बीच का तेल है ये काला सोना। पेट्रोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन करने की जो शाखा है, भारत में असम के अंदर डिगबोई, बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो पेट्रोलियम के संबंधित जो है इतनी ही जानकारी है आपके सिलेबस में, लिखिए इसको। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ के बाद में अब बारी है प्राकृतिक गैस की। इसको आप नेचुरल गैस कहते हैं। कैसे प्राप्त होती है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक गैस, जिसको आप नेचुरल गैस कहते हैं, वास्तव में ये निकलती है पेट्रोलियम उत्पाद के साथ ही। तो ये पेट्रोलियम भंडारों के साथ पाई जाती है। कौन, प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम भंडार जितने भी हैं जमीन के अंदर, उनके साथ ही पाई जाती हैं। पेट्रोलियम भंडारों के साथ पाई जाती हैं।
इस चीज को आपको पता रखना है, नोट करते रहिए। नोटबुक होनी चाहिए आपके पास लिखने के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब हम पेट्रोलियम या तेल को बाहर निकालते हैं, पेट्रोलियम को धरातल पर लाते हैं, उस समय यह गैस मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है। जब पेट्रोलियम को, जिसको आप पेट्रोलियम उत्पाद कहते हैं, जब पेट्रोलियम को जमीन से बाहर निकाला जाता है, जमीन से बाहर निकाला जाता है, तब प्राकृतिक गैस मुक्त होती है। इसको प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक गैस मुक्त होती है और प्राप्त की जाती है। तो सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पदार्थों के साथ पाई जाती है और जब हम पेट्रोलियम पदार्थों को बाहर निकालते हैं तब ये हमें प्राप्त हो जाती है। इसका उपयोग डोमेस्टिक भी होता है और कमर्शियल भी होता है, मतलब घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग होता है इसका। और इससे भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का भारत में ये बहुत कम जगह पाई जाती है और विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जहां पर ये मिलती है। भारत के अंदर जैसलमेर, राजस्थान के अंदर, भारत में देखिए एक तो जैसलमेर के अंदर, राजस्थान, ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र के अंदर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, त्रिपुरा के अंदर, सब आपको पता रखना है ये, और मैप के अंदर इसको भरना है। त्रिपुरा के बाद में मुंबई के अंदर, ये तो हो गई भारत की स्थिति। विश्व के अंदर भी बहुत सारे देश हैं जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार है, जैसे रसिया है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, यूके है ना। इसके अलावा एक इसके अंदर टर्म दिया गया है सीएनजी का। सीएनजी बहुत अच्छा विकल्प है पेट्रोल का, डीजल का, है ना। तो सीएनजी में क्या है, इसको हम कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको कंप्रेस किया जाता है और सीएनजी से बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, आपको पता है, बहुत सस्ती भी होती है और धुआं भी नहीं देती है। आप इसको लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ये इसका विस्तारित रूप है। हिंदी में अगर लिखेंगे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा ये जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जिसमें कोयला, प्राकृतिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे गैर परंपरागत, जो इनका स्थान ले चुके हैं और जिनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इनको थोड़ी राहत मिलेगी। ये सब्स्टिट्यूट है जो अभी हम पढ़ेंगे, जिस जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी में, त्रिपुरा, मुंबई, है ना, घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका फुल फॉर्म आप जरूर देखें सीएनजी का, और ये हिंदी के अंदर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये सारा लिखिए आप। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन।